आइए बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी जोन के अभ्यास प्रश्न के क्रम में ये अगला वीडियो है। अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस अध्याय के अंत में जो एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्न अभ्यास को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, उनका उत्तर समझेंगे तो आपको परीक्षाओं में प्रश्न का उत्तर लिखने में सहायता मिलेगी। यहाँ पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न तो बहुत बड़ा दिया गया है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देख करके आप परेशान हो जाएंगे, इतना भारी प्रश्न है। लेकिन आप देख रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर बहुत छोटा है। पहला प्रश्न, जीवाणुओं को नग्न नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपने जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति प्रदर्शित करना हो, तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ लेकर जाएंगे और क्यों? उत्तर में देखिए, बहुत सिंपल से लिखा हुआ है। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं और इसे किण्वन द्वारा दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें यीस्ट कोशिकाओं को भी आसानी से देखा जा सकता है। अतः सूक्ष्मजीव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोगशाला में दही का नमूना ले जाएंगे, क्योंकि इसे ले जाना सुरक्षित है, सुगम तथा अहानिकारक है। ये लगभग सभी घरों में उपलब्ध भी हो जाता है। अब बताइए, यदि यहाँ पर ये उत्तर आपके सामने ना आया होता तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप सोचते रह जाते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपने पढ़ लिया है ना यहाँ पर, तो आपको आइडिया मिल गया कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज दिया जा सकता है, यदि आपने उस प्रश्न को ठंडे दिमाग से समझ लिया है तो। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए। उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कर दीजिए, इसमें कौन परेशानी वाली बात है। आइए सिद्ध कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर दाल चावल मैदा का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा, इडली, भटूरे, डबल रोटी जैसे आहार को बनाने में किया जाता है। ईस्ट सैक्रोमाइसाइस प्रजाति द्वारा किण्वित होता है। इस आटे को फूली उभरी शुक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। इस शर्करा के किण्वन करके अल्कोहल तथा CO2 बनाता है और CO2 आटे को सेंकने पर निकल जाती है। इस कारण डबल रोटी स्पंजी या सरंध्र हो जाती है। कई बार पूछा जाता है कि डबल रोटी सरंध्री या स्पंजी क्यों होती है, छिद्र युक्त क्यों होती है, फूली हुई क्यों होती है। तो उन सब प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिल जा रहा है। ये इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। और इस प्रश्न को आगे भी आप पढ़ सकते हैं, आगे भी इसमें सब लिखा हुआ है। अब प्रश्न 3 देखिए। किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसको हमने जब अध्ययन रीडिंग करा रहे थे, इस लेसन की रीडिंग करा रहे थे वीडियो में, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। फिर से दोबारा यहाँ देख लीजिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, LAB लैब, इस पार्ट को पढ़ाया हुआ था। वो वीडियो जा करके सर्च करिए और देखिए। अगला प्रश्न देखिए। इसी क्रम में यहाँ प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 4। कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना से बनते हैं और उनमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताइए। देखिए, चावल व दाल के मिश्रण से बनने वाले उत्पाद जैसे इडली, डोसा, उत्तपम, गेहूं अथवा मैदा से बनने वाले भटूरा, तंदूरी रोटी, नान, कुलचे, जलेबी, चने से बनने वाले ढोकला है, खमण है। याद रखिए, क्या दिक्कत है। हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक सूक्ष्मजीवधारियों के उपापचय के व्युत्पन्न होते हैं।
ये किसी अन्य सूक्ष्म जीवधारी जैसे जीवाणु के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया या कवकों से ही प्राप्त होते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला क्वेश्चन 6, 7, यहाँ पर आपको 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखना है जिनका प्रयोग एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। याद कर लीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम और ग्रीसियोफल्विन और पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन। अगला प्रश्न, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? इसका क्लास स्टडी वीडियो जो बनाया गया है उसमें जा कर के देखिए, इसको हमने बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पर समझाया हुआ था। ये सब हानियाँ हैं, देख लीजिए, ये सब हानियाँ हैं, ठीक है, सब हानियाँ हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? देखिए, प्रक्रम का अंतर होता है, हटाए जाने वाले पदार्थों का अंतर होता है और बीओडी उपचार का अंतर होता है? प्रक्रम यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है? कौन से पदार्थ यहाँ पर हटाए गए और कौन से यहाँ पर हटाए गए? बीओडी के बाद यहाँ क्या स्थिति है और यहाँ क्या स्थिति है? पढ़िए। अगला प्रश्न आता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से? इस पर विचार कीजिए। आइए विचार करना शुरू कीजिए, विचार करना शुरू कर दीजिए। यहाँ से शुरू कर दीजिए विचार करना और यहाँ तक विचार कर लीजिए, आपका पूरा विचार हो जाएगा इसमें। इस प्रश्न का पूरा उत्तर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक से यदि आपने उत्तरों को पढ़ लिया है तो परीक्षा तक याद रहेंगे, परीक्षा के बाद भी याद रहेंगे, आपके व्यवहारिक जीवन में आपको याद रहेंगे। पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, जरा व्याख्या कीजिए, व्याख्या कर दीजिए यहाँ से। बायो कंट्रोल, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। इसके बाद में यहाँ से शुरू होता है, पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण कैसे कैसे किया जाएगा। इसमें आप देखिए सब दिया गया है, बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है, इसको पढ़िए आराम से। आगे भी पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद करना बहुत कंपलसरी है। बोर्ड परीक्षा में ये 100% क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताओ जिससे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैटिन
को प्राप्त किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? एक जैव सक्रिय अणु है। इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। और मोनास्कस पारप्यूरियस नामक ईस्ट से स्टैटिन का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रयोग रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बहुत जरूरी प्रश्न है। पिछले प्रश्न पत्र उठा करके देखिए, वहां पर ये एकल कोशिका प्रोटीन कहीं ना कहीं आपको पूरे प्रश्न पत्र में ये शब्द मिल ही जाएगा। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन ऐसे खाद्य संपूरक हैं जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि से समृद्ध होते हैं। ये निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किए जाते हैं: स्पाइरुलिना, क्लोरेला, फ्यूजेरियम और मिथाइलोफिलस। इसके बाद में मृदा में पहला आता है अपघटक। अनेक प्रकार के जीवाणु व कवक अपघटक के रूप में कार्य करके मृदा के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यह पदार्थों के चक्रीकरण में मदद करते हैं। नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, माइकोराइजा आपको बताया था। कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच का जो सहजीवी संबंध होता है, उस सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहले 13 का स्टडी कर लीजिए। अब देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव समाज कल्याण के प्रति उनके महत्व के अनुसार संयोजित कीजिए। महत्वपूर्ण पदार्थ को पहले रखते हुए कारणों सहित अपना उत्तर लिखिए। तो वही दिए गए हैं: बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन तथा दही। इनमें किससे मानव कल्याण ज़्यादा होता है, किससे कम होता है? तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव कल्याण में उसको पहले लिखिए, जो कम महत्वपूर्ण है मानव कल्याण में उसको उसके बाद में लिखती है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर उसको उसी क्रम में दे दिया गया है। देखो, सबसे पहले पेनिसिलिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर बायोगैस है, फिर दही है, और लास्ट में सिट्रिक एसिड है। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। जैव उर्वरक शब्द आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखाई पड़ेगा। इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, पूरा उत्तर इसमें पढ़ लीजिए। यहीं पर वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए, ये कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके भी उत्तर दिए गए हैं। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? ये जीवाणु प्रयुक्त होता है ना, इसलिए। स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। अभी हम पीछे बता चुके हैं।
इन प्रश्नों को भी आप पढ़िए और इनके उत्तर समझिए। सीवेज के जैविक उपचार में फ्लॉक्स का क्या महत्व है? फ्लॉक्स कवक तंतुओं में लिपटे वायवीय जीवाणुओं के झुंड होते हैं। बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या है? ये देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? ऐसी एक एंटीबायोटिक का उदाहरण भी दीजिए। ठीक, अंडरलाइन कर दिया है, पढ़ लीजिए। जरूरी है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी वायरस भी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस भी कहते हैं। इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में देखिए और साफ सुथरा बना होगा, यहाँ से भी आप देख करके बना सकते हैं। ये हमने पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या है। इस पूरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न इतना बड़ा है, उत्तर बहुत छोटा सा है। प्रैक्टिस करिए इसको बनाने का। पहले इसको पढ़िए। यहाँ पर दो बातें पूछी गई हैं। क्या हो अगर बहुत बड़ी मात्रा में अनुपचारित सीवेज किसी नदी में बहाया जाए? दूसरी बात, सीवेज ट्रीटमेंट में अवायवीय आपंक का पाचन किस प्रकार से आवश्यक है? और आगे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से सेंड कीजिए। थैंक यू।